हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लिटिल ऑफ 3.0 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर को, जो लेक्चर होने वाला है विकृत गंधिता। और बच्चों, विकृत गंधिता का जो ये वीडियो है, इसके अंदर आपको ये भी बता दिया जाएगा, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है NCERT के बुक में आपने क्या सीखा, इसको भी आपको पढ़ा दिया जाएगा साथ में ही। ठीक है, इसके लिए कोई अलग सा वीडियो लेक्चर की जरूरत मुझे लगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा साथ में ही करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि ये विकृत गंधिता का जो टॉपिक है वो काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा है, इसमें कुछ समझने लायक है भी नहीं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 1.3.2। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड आफ्टरनून एंड बहुत बहुत गुड नाइट, जिस टाइम भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो। और खुश रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 1.3.2 विकृत गंधिता। हम कह सकते हैं विकृत गंधिता क्या होती है, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। बना भी तो इसीलिए है ना ये वीडियो लेक्चर। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी हो जाती है। बच्चों देखो, ये विकृत गंधिता और इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें संकर्षण को समझाया गया है। ये किसके उदाहरण है? अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण है उपचयन अभिक्रियाओं का। उपचयन का मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित हो। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि वसा युक्त यानी जो वसा आपको पता होगा क्या होता है। ठीक है, अथवा तेलीय खाद्य सामग्री यानी फैट, वसा युक्त यानी फैटी जो सामान होता है। ठीक है, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। अब देखो, जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री चाहे कुछ भी हो सकता है, सब्जी वगैरह भी हो सकता है, जब उसको थोड़े टाइम के लिए, थोड़े लंबे टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो ये जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया धीरे धीरे करती रहती है। उसका जो स्वाद होता है वो भी बेकार सा हो जाता है ना, बेकार हो जाता है ना उसका स्वाद, बिल्कुल। और उसका जो गंध होता है वो तो भाई पूछो ही मत, गंध होता है एकदम गंदा वाला। तो उसका स्वाद और गंध दोनों ही बदल जाती है। ये मैंने आपको बता दिया। वैसे पूछा यहाँ पर तो क्वेश्चन गया था, चलो कोई नहीं। आगे है कि उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अब देखो, उपचयित होने पर, उपचयित का क्या मतलब हुआ कि कोई से भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। ठीक है, विकृत गंधी मतलब बेकार हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। अगर कोई खाने वाली चीज है तो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं। तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अब देखोगे कि तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है इस वाले लाइन में कि प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अब देखो, मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया प्रायः तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अब देखो, बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जिसको जब बनाया जाता है तो उसमें प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, जो ऑक्सीकारक के प्रति हो, मतलब जो खाद तेल वगैरह है उसका जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं होने देता है। मतलब ये जो ऑक्सीकारक जो भी होता है, प्रतिऑक्सीकारक, ये इसका काम क्या होता है? जो भी हम खाने वाला चीज बनाए हैं उसमें मिला देते हैं, तो इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन का जो कनेक्शन होता है वो काफी हद तक कम कर देता है, प्रभाव ऑक्सीजन का काफी हद तक कम कर देता है। अब ये जो खाने वाली चीज है, जब इसमें ढंग से ऑक्सीजन लगेगा ही नहीं तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक ये खाना सही रहेगा, खाने लायक रहेगा, इसलिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि अचार में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, अचार तो नहीं जल्दी खराब होता है। देखो, अचार में क्या होता है, सिंपली घर का जो मसाला वगैरह होता है वही डाला जाता है और विशेषकर तेल डाला जाता है।
इसलिए वो खराब नहीं होता। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और उठेगा कि यहाँ पर बोला गया है प्रायः तेलीय तथा वसा युक्त, कि यहाँ पर तो बोला गया है तेल वाला और वसा वाला जो खाना होता है वो खराब हो जाता है अगर ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाए, अगर खुले में छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारे खुले में तो ऑक्सीजन होता है ना। लेकिन अचार में ऐसा क्यों नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं। जैसे हम कोई खाना वाना बनाते हो तो उसमें कम तेल यूज होता है, ठीक है, जिससे वो चिपके ना और थोड़ा स्वाद भी आ जाता है। लेकिन जब अचार बनाया जाता है तो उसमें फुल तेल मिलाया जाता है, ठीक है। अब जब तेल ज्यादा मिला दिया जाता है तो क्या होता है, तेल ज्यादा मिलाने के कारण, जैसे मान लो ये डब्बा है, ठीक है, ये क्या है, ये डब्बा है, तो जैसे हमने तेल यहाँ तक भर दिया है और इसके अंदर अचार वगैरह है इसके अंदर, और ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो तेल जो है वो ऑक्सीजन को अंदर जाने ही नहीं देता है। ये जो अचार है, जैसे आम नींबू वगैरह का होता है ना बना हुआ, तो इसमें जब ऑक्सीजन, ये तेल जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल होता है, एक लेयर बन जाती है तेल की, तो ऑक्सीजन जो है वो सीधा अंदर जा नहीं पाता है, ऊपर ही ऊपर रहता है, ठीक है, और अचार रहता है नीचे। इसलिए अचार जो होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है, सालों साल टिक जाता है। तो यही कारण है। अब इतना तेल खाने में थोड़ी ना डालेंगे, समझे। इसलिए खाना जो है वो तेल में बनने के कारण भी खराब हो जाता है। और अगर कोई खाद्य पदार्थ है उसमें प्रतिऑक्सी कारक मिला दे तो वो तो काफी टाइम तक चल जाता है, वो काफी टाइम तक ठीक रहता है, खाने योग्य खाना रहता है, हम खा सकते हैं उस खाने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अब ये उपचयन जो है, उपचयन से साफ आपको पता चल रहा है कि खाना की उपचयन में ऑक्सीजन होगा, कि जो भी उपचयन अभिक्रिया होगी उसमें ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन होगा अगर, और कोई खाना है और उसको काफी टाइम तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है, मतलब खाना भैया खराब होगा तो होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोला गया है कि वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से, ठीक है, जिसमें वायु ना जा पाए, वायु रोधी का मतलब होता है जिस बर्तन में वायु ना जा पाए वैसी बर्तन में खाने का सामान रखने से जो उपचयन की अभिक्रिया होती है, मतलब जो ऑक्सीजन वाली अभिक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको हटा के नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब ऑक्सीजन से खाना खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, और वो खाने को खराब कर देता है। लेकिन चिप्स वगैरह जो होती है उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है होती है उसको मिलाया जाता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो काम होता है, नाइट्रोजन का एक गुण है कि वो कम सक्रिय गैस है, ठीक है, वो बहुत कम जल्दी अभिक्रिया करती है खाने वाली चीज़ों पे, बहुत बहुत कम। इसलिए ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन निकाल, जो नाइट्रोजन होता है उसको भरा जाता है पैकेट में। आप जो चिप्स खाते हो 5 वाला 10 वाला जो भी, सब में नाइट्रोजन भरा होता है। और नाइट्रोजन का एक और काम है कि नाइट्रोजन जो होता है वो चिप्स है ना उसको कुरकुरा बनाए रखता है। उसको जैसा होता है ना कि कोई कोई पैकेट में कुरकुरा देखते हो, या हम ऐसे खाने कुरकुरे को बाहर छोड़ देते हैं तो वो कैसा गीला गीला सा हो जाता है, अजीब सा मुड़ जाता है, वो टूटता नहीं है। लेकिन जब नाइट्रोजन मिलाया जाता है तो वो कुरकुरा हो जाता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जब हमने मिलाया चिप्स में तो ये तो खाने को भी खराब नहीं होने देता है, इसलिए नाइट्रोजन जो है उसको मिलाया जाता है। जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब उपचयन देखो, उपचयन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन भैया यहाँ पर तो नाइट्रोजन है। अब जब ऑक्सीजन है ही नहीं है, नाइट्रोजन है, तो खाना तो वैसे पैकेट में खराब होगा नहीं, ठीक है, काफी टाइम तक खराब नहीं होता। अब भले उसको 1-1.5 साल अगर छोड़ दो तो वो तो खराब होगा ही, ठीक है। तो ये दोस्तों, बच्चों, फ्रेंड ये था हमारा विकृत गंधिता का टॉपिक, ठीक है। और देखो आपको भी पता चल रहा होगा कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन अब जो बात है वो है इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन को करना और कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन हुए, नहीं हुए तो कमेंट करना, मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब जो मेन बात है वो है कि हमने ये जो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करा, देखो हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा हो गया अच्छे तरीके से। अब आप इस पहले क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, और कमेंट में बताना अगर ना हो, और हो जाए फिर भी कमेंट कर देना, ठीक है। तो बच्चों आगे देखते हैं कि आपने क्या सीखा, मतलब हमने तो पूरा चैप्टर कर लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा उसका थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इसको दबा के थोड़ा थोड़ा बताया गया है, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ लिया। वैसे ये चीज़ पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी होता है,
ये चीज़ अगर पढ़ोगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा लगभग थोड़े टाइम में, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ना। यहाँ पे लिखा हुआ आपने क्या सीखा। पहला पॉइंट है, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है पूरी तरीके से, तो उसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करेगा। मतलब उसमें ये भी वो तो उसमें कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो वो जो रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था, यानी वो गैस है, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन एक्वस है, यानी जलीय घोल, जिसे जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है, ये सब बताया जाता है। बिल्कुल सही। अगला है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या बोला गया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या वो समान हो। बिल्कुल सही, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, और न ही परमाणुओं की संख्या को कम किया जा सकता है और न ही ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो वही बात बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनाते हैं। जब संयोजन अभिक्रिया होती है, क्योंकि संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना, तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। आगे है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया, बिल्कुल विपरीत है। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। अब वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, यानी जो अभिकारक है वो एक रहेगा, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद बन जाता है। तो ये होगी वियोजन अभिक्रिया। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो, बोला गया है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद, किसके, उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को जो निकालता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा हमने चूने वाला देखा था अपने वीडियो लेक्चर में उदाहरण, जैसा कि अगर आपने देखा होगा वो मेरा वीडियो लेक्चर, तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा शोषी, देखो ऊष्मा मतलब जो ऊष्मा होगी वो, और शोषी मतलब सोखना, मतलब जो अभिक्रियाएं ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, मतलब जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ठीक है, चाहे हम उसमें ऊष्मा दे, विद्युत ऊष्मा दे, विद्युत ऊर्जा दे, ठीक है, या फिर हम प्रकाश ऊर्जा दे उसमें, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा हमें देना पड़ता है इन जिन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए, या जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ठीक है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब हटाना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से विस्थापित कर दे, मतलब उसके यौगिक से हटा दे, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। जो द्विविस्थापन यानी दो बार विस्थापन जो होता है, उस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे है, अवक्षेपण अभिक्रिया से अवलीय लवण प्राप्त होता है। देखो, जिस पहले एक बात याद रखो, अवक्षेप किसे बोलते हैं, जिस अभिक्रिया में जो उत्पाद मिलता है, ठीक है, वो अगर जल में घुला ना हो, ठीक है, जल में पूरी तरीके से ना घुले, तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। और ऐसी अभिक्रियाओं को, जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो उत्पाद होता है वो जल में पूरी तरीके से नहीं घुलता, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेपण अभिक्रिया से अवलीय लवण प्राप्त होता है। अब जो विलयन जल में नहीं घुलता है उन्हें तो अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं ना, या अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा
कि अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा हाशरस भी होता है। यानी कई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होती है, उसकी बढ़ोतरी भी होती है, और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होती है, इनकी कमी भी होती है, यानी हाशरस भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाशरस ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ये बात आप ध्यान से नोट कर लो तो कर लो, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, ये कर लो। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन, ऑक्सीकरण या उपचयन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाशरस ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ठीक है, आप यहां से लिखो, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का हाशरस ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ठीक है, आगे है कि ऑक्सीजन का हाशरस या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अब देखो बिल्कुल अपोजिट, ऑक्सीजन का हाशरस यानी ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की बढ़ोतरी यानी हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। वैसे मैंने अपने पीछे के वीडियो लेक्चर में बता दिया है कि उपचयन और अपचयन किसे बोलते हैं, लेकिन ये जो ऑक्सीकारक आया ये यहाँ पे आया है। उपचयन जो अभिक्रिया होती है उसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना है, ये वाली, ठीक है, अंडरलाइन कर दूं, ये वाला जो है लाइन, ये दोनों शब्द इसको आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे बोला गया है ऑक्सीजन का हाशरस यानी ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की बढ़ोतरी क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है या अपचयन कहलाता है। तो बच्चों अभी जस्ट ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 साइंस का जो चैप्टर 1 है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर बस क्वेश्चन आंसर है, इसका आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि यूटी वगैरह या पेपर में तो पूछा जाएगा, और वैसे भी आपको तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिए, जरूरी नहीं है, ये बस क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करें, ठीक है। उसमें जो अभी मैंने बोला है उसमें कुछ बताया नहीं गया है। तो बच्चों ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट अच्छे तरीके से। आप इस पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये जो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है इनको करें, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अपनी सेकंड वीडियो के सेकंड जो हमारा चैप्टर होने वाला है अम्ल, क्षारक एवं लवण, मिलेंगे उसमें अच्छे से तैयारी इस चैप्टर का करने के बाद। तो बच्चों आप इस चैप्टर का ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब अगर बच्चों, हाँ सुन के जाओ यार, अगर ये वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो करें सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। तो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।